परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डायरेक्ट अप्रोच बोलिए जरा क्या लिखेंगे, क्या रहेगा इसके अंदर? टू टिकट्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो टोटल सैंपल स्पेस जो बैठेगा वो होगा 20 C2, है ना? सॉरी 20 C2 ऑफ विच प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? तो प्राइम नंबर्स का एक बार सेट हम बना लेते हैं। मेरे हिसाब से जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 3 5 7 11 13 17 19। इसमें से दो नंबर सेलेक्ट होने का चांस होगा प्रोबेबिलिटी इवेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 C2। देयरफॉर आपका आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल्स टू 8 C2 बाय 20 C2। दे आर एक्सपेक्टिंग, अगर तुम लगाओगे इसमें वेरिएबल अपना वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसका मतलब ये है कि दे वांट टू राइट इवन ई मींस है प्राइम नंबर फाउंड। अगर हम लिख रहे हैं E1 इंटरसेक्शन E2, तो लास्ट से सीखे थे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कंडीशन E1, समझे इससे? सो पहला नंबर प्राइम हो तो पहला नंबर प्राइम हो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बाई 20 इनटू सेकंड नंबर प्राइम हो, गिवन पहला नंबर प्राइम आ चुका है तो योर रेट विल चेंज टू, प्लीज मेरे को सेकंड नंबर प्राइम दे दो, गिवन मेरा पहला नंबर प्राइम आया तो 19 और ऊपर 7 होगा। दिस शुड बी योर आंसर, व्हाटएवर द आंसर यू गेट दैट्स आंसर। यहां से भी सेम आंसर आएगा, सॉरी 14 में 95, ये आंसर आ रहा है मेरे का 14 में 95। चलिए ये हो गया होगा। फर्स्ट सेकंड बोलता है द वन इज द प्राइम नंबर एंड द अदर इज द मल्टीपल ऑफ 4। वन इज द प्राइम नंबर, द अदर इज द मल्टीपल ऑफ 4। और क्या लिखेंगे इसके अंदर, बोल पाओगे क्या? तो 8C1 इंटू 8C1 फॉर प्राइम नंबर इनटू मल्टीपल ऑफ 4, क्या क्या है तेरे पास? मल्टीपल ऑफ 4 है 4 8 12 हाँ 16 16 20। 20 यस। तो जो 1 2 3 तो 4 5 5C1 5 बाई के नीचे 20C2 20C2। 20। यही चीजें का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिखेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, पहला प्राइम नंबर हो सकता है, दूसरा मल्टीपल ऑफ 4, या पहला मल्टीपल ऑफ 4 दूसरा प्राइम नंबर। इसी के लिए आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा 8 बाई 20 इंटू 5 बाई 90 इंटू 2, क्योंकि दोनों आ सकता है ना, पहला प्राइम दूसरा वो, है ना? तो लिख के रखो प्लीज इसको, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट है, सब किए हुए चाहिए मेरे। कॉपी करके बोलिए प्लीज। अगला टॉपिक पे, अगला टॉपिक है आज का लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ सर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्लीज बोलिए। सर आप ये E2 गिवन E1 वाले तरीके से क्यों किए सर? कर सकते थे बट हमने इसको डायरेक्टली कर दिया है अभी। पर यहाँ पे गिवन थोड़ी ना बोला हुआ है। गिवन नहीं है ना, इसलिए तो नहीं किया ना सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में दो केस बनेगा, प्राइम नंबर गिवन मल्टीपल ऑफ 4 या 4 गिवन प्राइम नंबर, दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना अलग अलग करके। हाँ, उसी को आप टू टाइम्स ऑफ ये लिख सकते हो। कनिष्क के ठीक है दिमाग सर। कनेक्ट करेगा क्या अभी? फिर करना भी चाहिए था। एक बार उसको कॉल कर लो ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने लगा है, क्योंकि तो फिर ना ये या तो रिकॉर्डिंग ही देखेगा फिर। एक और सम करवा लेते हैं, अर्चिता इज आल्सो ऑन द वे। तो एक और सम इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी वाला करवा लेते हैं जब तक। सॉरी लास्ट क्लास किया था ना इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी वाला। चलो, दो एरोप्लेन से A1 एंड 2, ये लोग दोनों जैसे एक इमेजिन करो शौर्य उड़ा रहे हैं, एक यथार्थ उड़ा रहा है। तो शौर्य यथार्थ आपस में पैक करके रखे कि चाइना को, सॉरी एक कंट्री को उड़ाएंगे हम लोग, कोई एक कंट्री को उड़ाएंगे, नाम स्पेसिफाइड नहीं है। तो अब यह है कि शौर्य पहले अपने प्लेन से बॉम्ब गिराएगा, फिर यथार्थ का टर्न आएगा, यथार्थ अपने प्लेन से गिराएगा, फिर शौर्य का टर्न आएगा, शौर्य अपने प्लेन से गिराएगा, एंड सो ऑन। शौर्य का हिट करने का प्रोबेबिलिटी 0.3 और यथार्थ का 0.2। सेकंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट प्लेन, मतलब कि शौर्य अगर मिस करता है तभी यथार्थ चलाएगा, अदरवाइज यथार्थ वेट करेगा, राइट? शौर्य का ब्लास्ट हो गया, उसके बाद में यथार्थ करेगा, यथार्थ का नहीं होगा तो शौर्य करेगा, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन जब तक वो लोग उड़ा ना दे, राइट? उस कंट्री एक्स को बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट गेट्स हिट बाय द सेकंड प्लेन। डू यू रिमेंबर दिस इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी वाले शब्द? बिल्कुल बिल्कुल, लिखो प्लीज इसको। सेकंड प्लेन हिट्स द टारगेट, तो प्रोबेबिलिटी सेकंड प्लेन हिट्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डज नॉट हिट बट सेकंड हिट्स, या तो वन डज नॉट हिट सेकंड डज नॉट हिट, वन डज नॉट हिट सेकंड हिट्स, या तो क्या होगा, और जल्दी समझिए क्या, एंड और करके जाएगा। दिस इज पहले वाले टर्म का प्रोबेबिलिटी वन डज नॉट हिट मतलब 0.7 इंटू 2 हिट्स मतलब 0.2, फिर अगला वाला 0.7 दो बार आया इंटू 0.8 एक बार आया, और एक बार आ गया तुम्हारा क्या बोलो, 0.2, एंड सो ऑन करके जा रहा है। इस तरह जीपी दिख गया मेरे को, वैसा दिख रहा है सर जीपी। तो ए का वैल्यू आ गया 0.7 इंटू 0.2 0.14। तो आपका फॉर्मूला था a बाई 1 माइनस आर, इसका मतलब 0.14 ऊपर रखेंगे बाई 1 माइनस आर। आर क्या चीज है, इन दोनों को डिवाइड करके मिलेगा, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो इसका 0.56 आएगा। आपका आंसर आ गया 0.44, 0.14 बाई 0.44 व्हिच इज 7 बाई 22, ठीक है ना? 7 बाई 22 ऐसे आएगा, 7 बाई 22, सॉरी भाई, अच्छा। अच्छा, अब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, जिनको भी मिस कर रहे थे आगे बोलो। देवांश, थैंक यू फॉर कमिंग। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में चीज क्या हो रही है, एक बार जरा विजुअलाइज करिए, बोर्ड पे देखते रहिए प्लीज। हम एक एग्जांपल देते हैं, फिर बुक का डेफिनेशन भी दिखाएंगे, बट पहले एग्जांपल लिख देखो कि कैसे वर्क करता है ये। सो इमेजिन करो दिवाली का टाइम आ रहा है, और दिवाली के टाइम में आपके पास एक रूम में तीन जगह से मिठाई के डब्बे आए हुए हैं, तीन अलग अलग मिठाई के डब्बे। एक आया हुआ है आपके पास हल्दीराम से, एक आया हुआ है हल्दीराम से, जिसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक आया हुआ है बीकाराम से, और किसका लेगा, तिवारी। हमको अरबन पता नहीं है कहाँ पे है यार। चलो, हल्दीराम का पांच पांच आपके पास काजू बर्फी है, और 300 पापड़ी है इसके अंदर। इसमें है 5 काजू बर्फी, नहीं 6 रखेंगे, ज्यादा रखेंगे थोड़ा।
क्योंकि नंबर अलग अलग करना जरूरी है। 6 और यहाँ पे मान लो 6 है, मान लो एक बार के लिए काजू बर्फी सोन पापड़ी। तिवारी में कितना रखिए धनी? तिवारी काजू बर्फी बहुत बढ़िया होता है और 10 काजू बर्फी है और एक सोन पापड़ी है, ठीक है। बस ये जो है चक्कर ऐसे ही है। तो आप देख पा रहे हो हल्दीराम काजू बर्फी और आई मीन हल्दीराम बीकाराम में तिवारी, तीन तीन मेजर प्लेयर्स है इसके अंदर। चलो शौर्य, शौर्य बंका एंटर्स दिस रूम and he comes out with a kaju barfi in his hand. Shaurya Banka enters the room and comes out with a kaju barfi in his hand. You have to tell me what is the probability that he got a kaju barfi or son papdi before he comes out. I mean, our work today is this law of total probability में probability of getting a kaju barfi out, ये मेरे को निकालना है। तो अब इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझाएं तो कुछ ऐसा, मतलब मैथमेटिकल भाषा में कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास तीन इवेंट्स है इस पर्टिकुलर केस में, इवेंट 1, इवेंट 2 एंड इवेंट 3, जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1, E2, E3 दे फॉर्म अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्शन एंड ऑल्सो एग्जॉस्टिव। इन दोनों का मीनिंग हम लोग जो वो तिवारी वाला एग्जांपल उससे समझते हैं एक बार। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि हल्दीराम का टेस्ट, बीकाराम का टेस्ट और तिवारी का टेस्ट डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, राइट। यू डू अंडरस्टैंड, डब्बा देख के बोल दोगे तुम जैसा था। बल्कि तिवारी में तो घी ऐसा होता है कि भाई तुम समझ जाओगे तिवारी खाना बनने के बाद ना तिवारी पे स्प्रे करते हैं, परफ्यूम स्प्रे करते हैं, घी स्प्रे किया जाता है। चलो इन एनी केस आप ये समझ के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मैं एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 मिठाई के डब्बे थे। ये चौथा डब्बा गुप्ता ब्रदर्स का अगर होता तो शौर्य के पास एक और ऑप्शन था चूज करने का, बट अभी क्या इन तीनों में से कुछ एक है। तो शौर्य जब रूम में घुसता है उसके हाथ में ये 3 ऑप्शन है और ये श्योर है शौर्य कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग इट आउट बीकाराम दिस हल्दीराम और तिवारी इज इक्वल टू गारंटीड 1। ही विल कम आउट विद काजू बर्फी इन हैंड, ये तो श्योर है, ये तो श्योर है निकलेगा, कुछ ना कुछ तो लेके आएगा। तो इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए एग्जॉस्टिव कलेक्शन हम बोल सकते हैं। मतलब अगर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 किया जाए तो आंसर सैंपल स्पेस आएगा। दूसरी बात आपस में इंटरसेक्शन, मतलब काजू बर्फी ऑफ गुप्ता इज नॉट रिलेटेड टू काजू ऑफ बीका एंड सो ऑन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड these 2 points. Exclusive exhaustive collection are required for total probability as well as the next chapter, next part I mean base theorem, जो अगले दिन होगा base theorem, उसके लिए भी चाहिए। आज कोशिश करेंगे अगर इंक्लूड कर सके base theorem थोड़ा। Coming back to this, now we are talking about Kaju Barfi. Now when he enters the room, he has options. I mean, he has 3 डब्बे in front of him. The first choice that he has to make is this: which डब्बा to choose. मतलब वो अपने दिमाग पे हाथ रख के सोच रहा है कि तीनों में से डब्बा कौन सा चूज करे। मेरे को हल्दीराम भी अच्छा लगता है, बीकाराम भी बहुत बढ़िया लगता है, तिवारी तो मत पूछो। तो वो ये सबसे पहला चॉइस ये कर रहा है कि हम हल्दीराम ले कि तिवारी ले कि बीकाराम ले। इन तीनों में से उल्टा था ना, ये और उल्टा कर देते हैं, अभी समझना इजी रहेगा। बीका यहाँ कर देते हैं, तिवारी यहाँ कर देते हैं। सो तीनों को चूज करने का इक्वली प्रोबेबल है 1/3 1/3 1/3 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब अगर वो हल्दीराम के डब्बे में घुस चुका है, इमेजिन करो हल्दीराम के डब्बे में घुसा है वो अभी, मतलब डब्बा खोला देखा, तो आप बताओ मेरे को काजू बर्फी टेकन आउट गिवन वो हल्दीराम के डब्बे में बैठा हुआ है। आप बताओ मेरे को देख क्या चाहिए, हल्दीराम काजू बर्फी गिवन वो हल्दीराम के डब्बे में, क्या आंसर होगा? हल्दीराम के डब्बे में टोटल बर्फी की टोटल ये कितनी है, स्वीट्स कितनी है? 8, तो नीचे 8 होगा, ऊपर काजू बर्फी होने का चांस 5 है। आर यू गेटिंग इट? प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी गिवन यू आर इन बीकाराम का डब्बा 6/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी गिवन दैट यू आर इन तिवारी का डब्बा 10/11। एक बार रुक जाओ, सॉरी लेंगे तुम्हारा। नाउ व्हाट वी वांट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी। टू बी ऑनेस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी कुड बी बिकॉज़ ऑफ a हल्दीराम का सिलेक्शन, और इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ a बीकाराम का सिलेक्शन, और इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ a तिवारी का सिलेक्शन। इज दैट राइट? कुछ गलत लिख दिया इवेंट में, मतलब इट इज काजू बर्फी एंड हल्दीराम, दैट वुड मीन कि हल्दीराम के डब्बे से काजू बर्फी निकाली गई। अच्छा, अब इसका और में तो ब्रेक हो जाता है, प्लस हो जाता है यार ये स्टेप। और में तो प्लस देखो ना, जब ए और बी होता है, आप लोग पढ़ो ना ये बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA + PB माइनस इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अच्छा, इंटरसेक्शन तो भैया 0 है पहले से ही, क्यों 0 है कि हल्दीराम के डब्बे को बीकाराम के डब्बे से कोई मतलब नहीं है, आपस में तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना दोनों, तो इसलिए वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट तो आएगा नहीं। तो आपका 3 तो इवेंट क्या है, ये आया एक, पेन हटाओ ये सब क्या है यहाँ पे, एक ये आया और एक ये आ गया। इज दैट फाइन विद ऑल ऑफ यू? तो अब बताओ मेरे को, एक और फॉर्मूला हम लोग बचपन में सीखे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी बी से मल्टीप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही बात है यस? इसी ऑफ करना है यस? बोलो कि करना होगा तो ठीक है, समझा? ये स्टेप समझा ना, मल्टीप्लाई करना पक्का। तो अब उसी को बुद्धि लगाते हुए हम पहले वाले को लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हल्दीराम का डब्बा सिलेक्टेड, पहले तुम डब्बा सेलेक्ट करोगे, इंटू कर दोगे काजू बर्फी गिवन हल्दीराम, प्लस पहले तुम बीकाराम का डब्बा सेलेक्ट करोगे, इंटू काजू बर्फी गिवन बीकाराम, प्लस तिवारी का डब्बा इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी गिवन तिवारी। ओके, बस आंसर आ गया। यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे जो सोचते हैं, आई थिंक कंसेप्चुअल एरर है बहुत बड़ा। बच्चे ये सोचते हैं कि सारे काम करते हैं ना, टोटल काजू बर्फी करते हैं, टोटल स्वीट्स करते हैं, काजू बर्फी ऊपर रखते हैं, टोटल नंबर काजू बर्फी कितना हो गया? टोटल है 13, 16, 21 भाई, टोटल नंबर ऑफ बर्फी, टोटल जो भी मिठाई सब जोड़ के कितना हो रहा है? 8, 12, 20, 30, सॉरी बात सीधा आंसर लिख देते हैं, खत्म हो गया बात, काजू बर्फी का प्रोबेबिलिटी। बट गलत है। गलत क्यों है बताओ? इसका मतलब ये है कि डब्बे सारे खुल के पड़े हुए हैं, अभी तुम्हारा चॉइस कुछ नहीं रहा। हम तो कभी नहीं देखे दक्षिण खन्ना मोड़ पे खड़े होकर रास्ते में शॉपिंग कर रहे हैं, हम कभी नहीं देखे उसको। शॉपिंग का करेगा वो जाएगा सब्सिडी सीधा। तो एक सिलेक्शन का एक पॉइंट हो गया ना, यहाँ पे सिलेक्शन मतलब हल्दीराम मेरे को पसंद ही नहीं है, नाम से ही मेरे को नहीं पसंद, हल्दीराम को लेना ही नहीं है, तो हल्दीराम ले लेंगे। मेरे लिए जब हम रूम में घुसते हैं, मेरे लिए तिवारी मेजर डील है फॉर एग्जांपल, तो इट मैटर्स अ लॉट टू मेक द फर्स्ट सिलेक्शन हल्दीराम बीकाराम तिवारी, एंड आई एम गिविंग दैट ऑप्शन आल्सो। बट इफ यू डू दिस 21 में 31, इट मींस मिठाई 4 जगह से आई थी, और दिस इज व्हाट एक्चुअली घर पे पीपल डू जनरली, मॉम डज दिस, वो एक डब्बे में सारे मिठाई कलेक्ट करके शी कीप इट इन अ सेपरेट कंटेनर्स, राइट, और वो फ्रिज में चला देता है। कौन सा किसके यहाँ से आया था किसी को नहीं पता। अभी नोटिस करना दिवाली पीरियड में प्लीज, कि फ्रिज में मिठाइयां कितनी कलेक्ट हो रही है, और सोन पापड़ी बेचारा कितना अंडररेटेड मिठाई है। चलो कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, इसमें भी बताओ, इस प्रॉब्लम में भी हम सोन पापड़ी का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में निकाल सकते थे। चलो प्लीज कॉपी दिस डाउन प्लीज एक बार, इसका ना मैथमेटिकल लुकआउट भी देख लो एक बार, फिर करना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए टू हैपन, इवेंट ए कैन हैपन बिकॉज़ ऑफ ऑल 3 ऑफ दिस। मान लो ये इवेंट है जो काजू बर्फी निकालने का इवेंट था, सो दैट कुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुड बी बिकॉज़ ऑफ से E1, और इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ E2, और इट कुड बी बिकॉज़ ऑफ E3। इज दैट राइट? आई सेपरेट द 3 इवेंट्स, सो आई गेट फर्स्ट हैव टू चूज द इवेंट E1, उसके अंदर में घुस के हम ए कंडीशन E1 निकालेंगे, फिर आई विल मेक अ सिलेक्शन ऑफ द इवेंट E2, देन इट विल बी ए कंडीशन E2 प्लस आई मेक अ सिलेक्शन ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन E3। दैट्स योर आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। फिनिश। प्लीज कॉपी दिस डाउन, प्लीज कॉपी दिस फर्स्ट एंड देन आई गिव यू द एग्जांपल टू बी कॉपीड। आई होप यू गेट द आइडिया कि एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, ऐसा नहीं कि दोनों डब्बे खोल के ला रहा है, क्योंकि वो एक ही मिठाई लेके आया है और वो भी है काजू बर्फी। अब वो काजू बर्फी का प्रोबेबिलिटी निकालना, ये पार्ट जो है जो हम लोग कर रहे हैं इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी, राइट।
इसी तरीके से एक और क्वेश्चन होगा इसी के अंदर सेकंड पार्ट है विच इज शौर्य आया है हंसता हुआ दिखा रहा है मेरे को सर मेरे हाथ में काजू बर्फी है मेरे को ये बताना है कि वो दिवाली का डब्बा खोल के लाया था कि कौन सा डब्बा खोल के लाया था दैट इज बेस थ्योरम इसका सेकंड वर्जन है कि कौन से डब्बे से वो लेके आया ये भी हम बता पाएंगे दैट इज बाय बेस थ्योरम ठीक है तो वो भी हम लोग आज कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द एंड अगर थ्योरम एटलीस्ट लिख पाए तो इसका थ्योरम फॉर्म भी एक बार लिखवा देते हैं हम आपको एक बार काजू बर्फी वाला एग्जांपल पहले कॉपी कर लेना ठीक है ना एग्जांपल याद रहना चाहिए पहले डब्बा चूज करो फिर बर्फी चूज करो हर बार यही होगा अभी कुछ सम्स करेंगे जहाँ पे रुचि के पास दो पर्सेज है घर पे एक पर्स में कुछ गोल्ड कॉइन रखी हुई है एक दूसरे पर्स में दिवाली का टाइम है ना गोल्ड एंड सिल्वर का बात करना पड़ेगा ठीक है हाँ तो गोल्ड एंड सिल्वर का दो बैग्स उसके पास अब आपको बताना है कि एक रूम में घुसता है चोर चोर का नाम है कोई एक जो नहीं आता है क्लासेस में कभी कभी और वो घुस के उस बैग से एक रैंडमली पहले तो बैग चूज करता है दोनों में से कौन सा बैग लेगा वो उसके बाद वो ऑब्वियसली कॉइन चूज करता है तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स आउट अ गोल्ड कॉइन एंड ऑब्वियसली रन करेंगे उसके ऊपर सम करेंगे हम लोग भी एक बार ये काजू बर्फी वाला एग्जांपल प्लीज कॉपी करें आराम आराम से कॉपी करो समझ समझ के कॉपी करो ये इवेंट फ्लो पे तो आपका काम हो जाएगा नंबर अपने हिसाब से बिठा देना असाइनमेंट होगा तो अच्छा कॉपी हो जाते बटन बोलना प्लीज ऑनलाइन अच्छा इसके ऊपर सम करेंगे इसके पहले ना एक बार स्टेटमेंट एक और बार फॉर्मली दे देते हैं आपको जो बुक में जैसे लिखा हुआ है ना वो कुछ ऐसा लिखता है सो आपका एक मिनट जैसा देख लो बुक में लिखा हुआ है ये मेमोराइज भी करने की जरूरत नहीं बट आपको आफ्टर दिस काजू बर्फी वाला एग्जांपल समझ में आना चाहिए ऐसे करके बोलता है कि E1 कॉमा E2 नहीं आई प्रेफर राइटिंग EI सिंपली EI फॉर्म फॉर अ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स with union of EI is equals to sample space and EI intersection EJ is equals to null set whenever I not equal to J. समझे क्या? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये ना एक्चुअली एग्जॉस्टिव का डेफिनेशन लिखा है यूनियन ऑफ EI मतलब हो गया E1 E2 E3 E5 सबका यूनियन कर दिया तो ऐसा आ जाएगा पहला बात इंटरसेक्शन नल सेट में मतलब हुआ कोई भी दो को अगर तुम इंटरसेक्ट करोगे आपस में तो नल सेट आएगा अगर वो दो अलग अलग सेट है तो एक्सक्लूसिव भी हो गया यहाँ से इस जगह से एक्सक्लूसिव हो गया इस जगह से एग्जॉस्टिव हो गया दोनों चीजें होंगी देन बोलता है इफ ए इवेंट कैन हैपन ड्यू टू एनी ऑफ EIs then probability of EI is equal to probability of EI into probability of A is equals to summation of A condition लिख रखो प्लीज इस बार ये बुक का डेफिनेशन है समझ में नहीं आना चाहिए ये बुक में लिखा हुआ था तो हमने स्टेट कर दिया है ये अगर काजू बर्फी वाला एग्जांपल आपके दिमाग में तो ये आप एक बार में समझ जा रहे हो कैसे आपने यहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं हम एक बार EI फॉर्म्स कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मींस विकारांत तिवारी गुप्ता ब्रदर्स का तीन अलग अलग डब्बा इन तीनों को यूनियन करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस पूरा रूम का कलेक्शन आ जाएगा और आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो जीरो आएगा चलो बढ़िया ए इज इवेंट व्हिच कैन हैपन टू एनी ऑफ दीस EIs ये जो इवेंट है मतलब गेटिंग अ काजू बर्फी कुड बी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द EIs मतलब क्या है तिवारी गुप्ता या विकारांत किसी कारण भी आ सकता है ये काजू बर्फी राइट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ काजू बर्फी इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है पहले आप डब्बा चूज करो इनटू काजू बर्फी गिवन डब्बा फिर से डब्बा चूज करो डब्बा चूज करने के बाद में काजू बर्फी गिवन डब्बा एंड सो ऑन करके तीन बार लिखना है वो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे इसके ऊपर सम किया जाए ये है धृति के वर्ष की बात सॉरी धृति गोल्ड कॉस्टली तो कॉपर का एग्जांपल देना पड़ रहा है क्या बोल रही है दिखाएंगे मेरे साथ वो पेज दिखाएंगे जरा अगर काम पे सो देयर पर्स व्हिच कंटेन्स एक सम जो मेरे को करते हुए देयर पर्स धृति का पर्स 1 उसमें 4 सिल्वर कॉइन है और वो धोखा देने के लिए उसमें 5 कॉपर कॉइन रखी है अभी गोल्ड और कॉस्टली चल रहा है अच्छा बैग 2 में क्या है 3 तो सिल्वर कॉइन है और 7 कॉपर कॉइन है ठीक है बैग 1 बैग 2 में अलग अलग दो बैग्स है बोलता है क्या इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम मतलब आपने दोनों में से कोई एक बैग पहले चूज किया होगा
पहले बैग चूज किया होगा, उसके बाद उसमें से कॉइन निकाला, आपको पता है कॉपर कॉइन निकला, इसका चांस क्या है? तो आपका जो फॉर्मूला आपको चाहिए होगा, यू विल रिक्वायर टोटल प्रोबेबिलिटी, लिखो मत प्लीज, अदर्स लिखो मत, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, कॉपर कॉइन। तो मेरे को जरा हेल्प करो आदर्श इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन विल बी इक्वल टू, पहले काम क्या करोगे आदर्श, रूम में घुस के बैग वन चूज करोगे मान लो, तो अब इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे, कॉपर कॉइन गिवन बैग वन सिलेक्टेड प्लस आप बैग टू लोगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन गिवन बैग टू, बस इतना सा काम है, ये लिखने आना चाहिए। पहले रूम में घुस के बैग सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद में जो भी कॉपर कॉइन या गोल्ड कॉइन जो भी चाहिए उसमें से वो निकालोगे। बैग वन सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या लगता है, क्या होगा, हाफ, दोनों ही हाफ है। अच्छा, कॉपर कॉइन गिवन यू आर इन बैग वन, तो 5/9, शाबाश। और दूसरा वाला हो जाएगा इसके आगे, वैसे वैसे नहीं हो जाएगा, करो प्लीज, वर्क करके आओ। ऑनलाइन आया आंसर इसका? कनिष्क आपका आया क्या, दिवांश, ऋषिका, कोई भी बच्चा बोल दे आंसर इसका कराया तो सर कैलकुलेशन बाकी है। कौन करेगा? अगला प्रॉब्लम आया आपके पास 113 में 180 था, पिछले का आंसर देख लेना प्लीज एक बार। चलो अगला समय ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार समझते हैं। एक बैग है जिसमें पांच, तीन तो व्हाइट है, छह तो ब्लैक है, दूसरे बैग में छह तो व्हाइट है, तीन तो ब्लैक है। अब बैग है सेलेक्टेड रैंडम, बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ व्हाइट कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल ड्रॉन क्या होगा, होना चाहिए फॉर्मूला। पहले क्या करोगे आप, रूम में घुसोगे, अगेन दो बैग है, पहला बैग सेलेक्ट किया, उसके अंदर से व्हाइट गिवन यूर इन बैग वन प्लस बैग टू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन यूर इन बैग टू। जब बताओ मेरे को बैग वन सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाफ इनटू व्हाइट गिवन बैग वन प्लस इसका हाफ इनटू इसका 6/9, हो जाएगा सर। उसके बाद तो 18 6 हाफ आंसर आ रहा, हाफ आंसर है, ठीक है, इजी सही वाला सब, आसान सब था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सब पे। सर लास्ट वाले का आंसर क्या था? 113 बाई 180 ठीक है। आ गया था ना? हाँ सर। इसमें बड़े अच्छे अच्छे समझ आएंगे अभी। पी ऑफ बैग हाफ कैसे है? क्या कैसे? पी ऑफ बैग वन, सॉरी, पी ऑफ बैग वन हाफ कैसे है? कितना चाहिए तुमको बताओ? नहीं, तुम्हारे वो रूम में पूछ रहा घुसे था। दो बैग है, हाँ ना, ओ, एक रूम में घुसे दो बैग है, तो जी। दोनों में से किसी एक को चूज करने का तो प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगा ना, ओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला समय ये, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। दो बैग है आपके पास, एक में कुछ दिया है, दूसरे में कुछ दिया है, एक डाइस फेंकती है, धनवी ऐसा काम कर सकती है, धनवी एक डाइस उठाती है, अगर 1 3 आएगा तो बैग वन चूज करेगी, और बाकी कुछ आएगा तो बैग टू चूज करेगी। इसमें क्या ट्विस्ट आएगा कहानी में दर्शी, जो प्रोबेबिलिटी बैग वन बैग टू तुम इक्वल लेके हाफ कर देता था, वो हाफ नहीं होगा, क्योंकि 1 3 आने में बैग वन लेंगे, तो 1 3 आने का मतलब क्या, तेरा 2/6 होगा, है ना, और उसमें कितना होगा, दूसरा बैग टू सेलेक्ट होने का 4/6, बस हो गया, बाकी काम सही नहीं, करो मेहनत करो प्लीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर टू बैग्स फॉर अस, द बैग ए, द बैग बी, इसका इसका चॉइस होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो है हाफ, नहीं, इसका 2/6, इसका होगा 4/6, और इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 ब्लैक 4 व्हाइट, इसका क्या लिखा हुआ है, 4 ब्लैक 3 व्हाइट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालने के लिए बोला गया, ब्लैक, ब्लैक होने का चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले बैग चूज करेंगे इनटू ब्लैक गिवन बैग वन प्लस फिर से बैग आएगा इनटू ब्लैक गिवन बैग, क्या क्या वैल्यू चलेगा बोलो जरा। अब इसका 2/6 इनटू ब्लैक गिवन बैग वन 3/7 प्लस इसका क्या होगा 4/6 इनटू 4/7, राइट, 42 एलसीएम आएगा, 6 + 16 22/42 व्हिच इज 11/21, आंसर इसका 11/21 है। ऑनलाइन आया था किसी का भी 11/21? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या लगा, हमेशा आपका आंसर आ गया था? हाँ सर। चलिए ट्राई दिस प्लीज। There are two bags. One contains 6 green and 3 red. The other contains 5 green and 4 red. I can get that. आपको बोलता है क्या? One ball is transferred from the first bag to the second bag without noticing its color. आपने निकाला आंख बंद करके कोई रैंडम बॉल निकाल के सेकंड वाले में डाल दिया. सेकंड वाले से आपने एक बॉल निकाला. अब बताओ सेकंड वाले से जो बॉल निकला वो रेड निकला, इसका प्रोबेबिलिटी. समझ आएगा. क्वेश्चन कॉपी करो पहले प्लीज. क्वेश्चन पूरा वर्ड में कॉपी कर लो. ये बुक में मिलेगा कि नहीं बाद में पता नहीं, बट दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ सम. मतलब आपका लेवल 1 पार हो चुका है, ये लेवल 2 का सम है.
और एक और लेवल है इसका लेवल 3। लेवल 2 का सम इंपॉर्टेंट लिख के रखो प्लीज इसको। तो ऐसा सीन है कि फर्स्ट बैग में तो आपका 6 तो ग्रीन है 3 तो रेड। अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल निकलने का चांस क्या है। पहले तो तुम फर्स्ट बैग में घुसोगे ना, जाके बॉल निकालोगे, तो 6/9 का चांस है इसका निकलने का ग्रीन बॉल। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल कितना होगा? 3/9। ये दो वैल्यू सही तो है बस। क्या बोलते हैं, 6/9 होगा 3/9 होगा, सही बात है। अच्छा, जब ये बॉल निकालोगे तो वो सेकंड वाले बैग में डाल दोगे सीधा निकाल के। जब ये ग्रीन निकाल के आप डालोगे उसके अंदर, आप बताओ मेरे को, ग्रीन निकाला और डाल दिया सेकंड वाले बैग में, तो सेकंड बैग का हुलिया कैसा हो जाएगा? सेकंड बैग में एक्चुअली क्या था? सेकंड बैग में 5 ग्रीन ओरिजिनली जो था सेकंड बैग में, वो था 5 ग्रीन और 4 रेड। ये था, चलो बोर्ड पे देख। जब तुम एक ग्रीन निकाल के डाल देगा सेकंड बैग में, तो ग्रीन का संख्या बढ़ जाएगा, रेड तो उतने रहेगा, ये हो सकता है। या फिर अगर रेड ट्रांसफर हुआ होता, सेकंड बैग में था, सोच पा रहे हैं क्या, सेकंड बैग में अगर रेड गया होता, सो रेड रेड जाने से 5 ग्रीन 5 रेड हो जाता। अब देखो जरा जो लिख रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सेकंड बॉल, ये अपने को चाहिए। क्वेश्चन तो ये मांग रहा है ना, रेड सेकंड बॉल। आपको जो मांगा गया है, फाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाए सेकंड बॉल। तो दरअसल पहला स्टेप क्या रहेगा, एक बॉल निकाल के डालोगे उसके अंदर सेकंड वाले बैग में, आपका यहाँ पे आएगा ग्रीन 1 ट्रांसफर्ड और रेड 1 ट्रांसफर, दोनों में कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर। इसके अंदर होगा रेड 2 गिवन ग्रीन 1 वाज ट्रांसफर्ड, इसमें होगा रेड 2 गिवन रेड 1 वाज ट्रांसफर्ड। समझे? एक बार मजेदार चीज बता रहे हैं यहाँ पे, अगर कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है या जो भी है, एक बार के लिए गिरीश जैसे करता है, गिरीश वैसे करो। तो प्रोबेबिलिटी इसको सोचता है डिवाइडेड लिखा हुआ है, और डिवाइडेड डिवाइडेड तो कट जाएगा कुछ। अगर ऐसा एक बार के लिए मानते हैं, तो यहाँ से रेड रेड भी कट जाएगा, राइट। तो आप नोटिस करो, इसका मेथड एक्चुअली बहुत बढ़िया है, क्योंकि रेड टू दोनों केस से निकल के आ रहा है। दिस इज अ वेरी गुड वे टू जज कि आपको क्या लिखना चाहिए, मतलब वेदर इट शुड बी विद मोर इवेंट्स ना, ये सब प्रॉब्लम होता है। वेदर इट शुड बी इधर रेड उधर ग्रीन, या ग्रीन इधर उधर रेड, ये कंफ्यूजन रहता है, जैसे इस केस में हुआ हो गिरीश का मेथड। अच्छा, क्या क्या हुआ होगा? सो गौतम, या तो ग्रीन बॉल निकला या तो रेड बॉल निकला। अगर ग्रीन बॉल निकला गौतम, तो जो बैग था ओरिजिनली, जो सेकंड वाला बैग था, उसमें ग्रीन बॉल की संख्या बढ़ जाएगी। ग्रीन बॉल की संख्या 1 बढ़ के 6 हो गई, और नीचे तो 4 रेड, राइट गौतम। सिमिलरली अगर रेड गया होता गौतम, तो उसकी संख्या फिर बदल जाती। समझा क्या कैसे? क्योंकि समझ गया ना, 1 बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल बीइंग ट्रांसफर्ड फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होगा? 6/9, और रेड बॉल बीइंग ट्रांसफर्ड इज 3/9, 3 हो दैट। आप बताओ मेरे को जरा सा आदर्श, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज अ रेड बॉल गिवन द फर्स्ट वन इज अ ग्रीन बॉल? सेकंड वन इज अ रेड बॉल गिवन दैट द फर्स्ट वाला वाज अ ग्रीन बॉल, मतलब यू आर इन दिस काइंड ऑफ अ बैग, इजंट इट? यू आर इन दिस बैग, सेकंड वाला हैज टू बी अ रेड बॉल, दैट मींस 4/10। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा? रेड बॉल सेकंड गिवन रेड बॉल वाज ट्रांसफर्ड, मतलब यू आर इन दिस काइंड ऑफ अ बैग, क्योंकि रेड वाज ट्रांसफर्ड, तो इसका कितना हो जाएगा भाई इस केस में? 5/10। ठीक है, सही है। 90 एलसीएम आया। थोड़ा सा तकलीफ वाला सम होता है यार, ट्रांसफर्ड वाला नहीं। बॉल फर्स्ट बॉल तो फर्स्ट बैक से नहीं कर रहा, राइट। क्वेश्चन में भी लिखा है वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैक टू द सेकंड बैक। तो फर्स्ट बॉल क्या हो सकता होगा? रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को हमने कंसीडर करके किया, राइट। समझे? स्टेप को समझा? तो मेजर बहुत अच्छे से समझे जितने ये कर रहे हो। ऑनलाइन इज फाइन। गणेश देवान, चलो बोलिए। हाँ सर। ऋषिका, यस सर। आरव, अनन्या, अन्वेषा। हाँ सर। सर इसमें हम लोग दोनों में तो एक में बैग वन से बैग टू में किया और एक में बैग टू से बैग वन में किया, तो ठीक है, ये ठीक तो है। ये वाला केस तो बैग वन का हो गया ना, कि बैग वन से एक गया तो इसमें एक और आ गया, फिर एक और केस होगा कि बैग टू से एक गया वो बैग वन में आ गया। बैक टू से बैक वन तो कभी गए नहीं हम लोग। तो क्वेश्चन रीड करके लिखा हुआ है ऐसा, ट्रांसफर फ्रॉम द बैक एंड तो वन बॉल इज देन ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैक, नहीं बोला कि 2 से 1 में वापस डालेंगे। ठीक। समझिए ना? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देयर आर टू बैग्स अगेन, प्लीज राइट आउट।
तो इसके अंदर बैग ए आया आपका, पहले बैग ए में 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक को हम रियल लिख रहे हैं क्योंकि बैग बी भी है अपने पास। इसमें से दोनों ऑप्शन निकलने का है, व्हाइट निकलने का चांस है 5/9 और ब्लैक निकलने का चांस है आपका 4/9, राइट। बैग बी का हुलिया कैसा हो जाएगा देखने में? बैग बी कितना था ओरिजिनली? 7 व्हाइट 7 ब्लैक 6 ब्लैक। अगर व्हाइट ट्रांसफर होता है तो आपके हो जाएंगे 8 व्हाइट 6 ब्लैक, और अगर ब्लैक ट्रांसफर होता है तो कैसा हो जाएगा? 7 व्हाइट 7 ब्लैक। समझ पाए हो? यहाँ तक कर पाए? डायग्राम बना पाए? दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ट्री। अच्छा लगता है ये बना के ना, तुमको आइडिया लग जाता है। मार्क्स नहीं है इसका, बट मेरे को लगता है कि इसके बिना सम करना बेवकूफी है, तुम अटके रह जाओगे। हमको नहीं लगता कि इतना इजीली इवेंट बन पाएगा जितना इजीली बन पाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2, आपको मांग रहा है सेकंड बॉल ब्लैक निकलेगा, इसका चांस क्या है? तो आप क्या लिखोगे? पहले तो भैया व्हाइट 1 ट्रांसफर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2 गिवन व्हाइट 1 वाज ट्रांसफर्ड, या फिर ब्लैक 1 इनटू ब्लैक 2 गिवन ब्लैक 1, ठीक है ना? सो व्हाइट 1 ट्रांसफर्ड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी 5/9 ब्लैक 2 गिवन ब्लैक 1 इनटू व्हाइट 1। सो ब्लैक 2 का हो जाएगा 6/14, ब्लैक 1 का हो जाएगा 4/9 इनटू इसका कितना हो जाएगा? 7/14। आंसर 126, नीचे एलसीएम 30 और ये 58 500 कितना आ रहा है? 63। वाह, सभी का हुआ क्या? खुद से हो गया था ये अर्षिता आपका? अगला सम ये है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे सब पे। बोलते हैं 5 तो रेड 5 तो ब्लैक है, आपने एक बॉल निकाला, उसका कलर देखा एंड देन उसको वापस, जैसे व्हाइट निकला या सॉरी ब्लैक निकला, तो ब्लैक को आपने देखा, देख के उसको वापस डाला और साथ में मार्केट से 2 एक्स्ट्रा ब्लैक बॉल लाके उसमें डाल दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर पुट इन द वन बैक। उसके बाद फिर से एक बॉल निकाला गया, आप बताओ रेड निकला, इसका चांस क्या है? समझ बढ़िया, इजी है, प्लीज राइट आउट। Any applause for this? Online? ऑनलाइन किसी के पास भी आइडिया? हाँ सर। बोलो बोलो। सर स्टार्टिंग में 5 रेड और 5 ब्लैक था, उसके बाद या तो हम लोग 2 रेड ऐड कर सकते हैं या फिर 2 ब्लैक ऐड कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकले इसका चांस हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक निकले इसका चांस भी हाफ है। तो अगर रेड निकला हो तो कैसा हो जाएगा? इसका बैक का हुलिया कैसा दिखेगा? गणेश सर बताइएगा। 7 रेड 5 ब्लैक। तो ये ट्री बनाना है, किसके बिना बिना बनाए कर रहा है? सही बनाए। अच्छा, अब बताओ मेरे को, प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है सेकंड बॉल रेड, फॉर्मूला क्या होना चाहिए सेकंड बॉल रेड का? अब मेरे को बता रहा है ये शौर्य, बोलो शौर्य का इनटू ये बता रहा है, ये बस लिख लिया मीटर ट्विस्टर जैसे जैसे करके लिखवा लिया, अरे गिरते पड़ते पहुंच गया। यही आंसर होगा राइट? सोच पाए थे खुद से? समझ में नहीं आया तो राघव, पहले तुम कौन सा बॉल ट्रांसफर किया उस पर डिपेंड करेगा। R1 है मतलब रेड 1 और ब्लैक 1, मतलब दोनों में से कौन सा पहला बॉल ट्रांसफर हुआ था वो वहां लिखा हुआ है। R1 एंड B1, समझे इस बात को? अच्छा, अगर R1 ट्रांसफर हुआ है उसके बाद रेड 2 निकलने का चांस क्या है? और उधर में है अगर रेड 2 निकलने का चांस गिवन ब्लैक 1 ट्रांसफर हुआ था। बस ऐसे क्या समझ, और इसमें बोलो ना क्या दिक्कत हो रहा है? पिछला सब समझ पाए खुद से? अच्छा, उसके पीछे था उसे भी था, ये वाला थोड़ा ट्राई करो। पहले राघव फर्स्ट चॉइस क्या रहता है ना अपना, कि कौन सा दोनों में से ट्रांसफर हुआ वो देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि जो ट्रांसफर हुआ है उसी को आपको 2 और बढ़ा के लिखना है। उसको तो वापस डाल ही दिया, क्वेश्चन में लिखता है ना कि देन द बॉल इज रिटर्न टू द ऑन मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर पुट। जो ब्लैक तो ब्लैक चला गया वापस, और तो वहां से ब्लैक बॉल पे गए, समझा सर? इसीलिए साथ साथ हो गए। सर्किट ऑफिस, सर हाँ बोलना प्लीज देवांश। सर हम लोग पहले में जो पहला वाला बॉल निकाल रहे हैं जिसका प्रोबेबिलिटी हाफ आया है वो हम लोग कर ही क्यों रहे हैं यहाँ पे? तो तुम क्या करना चाह रहे हो, बोलो, तुम्हारे हिसाब से कर देते सर वो बॉल तो वापस चला ही गया बैग में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं। गुड चॉइस, गुड, मतलब वेरी वेल सेड, बट देन दोनों में से कौन सा ऐड होगा ये तो डिपेंड करेगा ना उस बॉल पे। मतलब तुमको फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ड्रॉ का, क्योंकि अगर रेड निकलेगा तो तुम रेड तो ऐड किया, अगर ब्लैक निकला तो ब्लैक को ऐड किया, तो मैटर तो करेगा ही कौन सा निकला। इस क्वेश्चन में उतना तुमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है। अगर यहाँ 50 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल कर देंगे ना स्टार्टिंग में, तब तुमको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, बिकॉज तुमको अब समझ में आ रहा है अच्छा सर 50 रेड बॉल ब्लैक निकलना अपने आप में एक चैलेंज होगा। तो अब सोच के देखो, विल इट मैटर, यस और नो? हाँ ठीक है। क्योंकि 5-5 है ना शायद, इसलिए तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। हाँ सर। थैंक यू बोल रहे हो क्या थैंक यू सर। तुम? अच्छा, आंसर इसका हाफ ही आया। बहुत बेकार हो गया यार, मेहनत करके हाफ ही स्टार्टिंग में कर दिया होता। 7 अगर कर दो तो अच्छा हो जाता है, 7 9 को अलग कर देते तो तब ऐसा आंसर नहीं आता, इतना सुनता नहीं आता। अगला सब रीड करें प्लीज।
अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए से आए उसका चांस है 0.25, प्रोबेबिलिटी की वो आए मशीन बी से 0.35, प्रोबेबिलिटी वो है मशीन सी से 0.40। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? एक आ रहा है। अच्छा अब डी का मतलब है डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव हो। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन वो मशीन ए से आ रहा है, कितना आंसर दिया हुआ? 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन वो मशीन बी से आ रहा है 0.04, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन वो मशीन सी से आ रहा है 0.02। अभी गेटिंग दिस? मतलब तो अपने को निकालने क्या है वैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो सकता है? पहले आप क्या करोगे, अंदर मशीन यूज करोगे, मशीन का चॉइस करना पड़ेगा ना। अंदर उसके आप तीन मशीन देखोगे, तो आप पहला मशीन ए चूज करते हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन है, प्लस आप बी चूज करते हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन बी, प्लस आप मशीन सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन मशीन सी। इन तीनों का वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू डाल दिया 0.25 इनटू डिफेक्टिव गिवन ए का मतलब 0.05, प्लस बी का मतलब 0.35 इनटू दिस इज 0.04, प्लस सी का मतलब 0.40, तो डिफेक्टिव गिवन सी का हो गया 0.02। बस आंसर निकाल लो उसका। शौर्य बता रहा है कैलकुलेटर यूज करके ये, व्हिच इज आल्सो 3.45% की बात, ठीक है। डिफेक्टिव निकलने का चांस ही है 3.45% आउट ऑफ 100, and this is really required for you also. I mean, if you're running a company and then you know that the defective का probability is, so you will actually know if you produce 100 goods, तो आप में से तीन तीन साढ़े तीन आइटम खराब ही निकलेंगे उसके, चार आइटम पकड़ लो ना, चार आइटम पक्का खराब निकलेंगे, बाकी सारे अच्छे हैं। प्रोबेबिलिटी है ना, यूजफुलनेस अच्छा है इसका। सर हाँ बोलिए ना प्लीज। सर आप एक फोटो भेजे देखिए ना, इसका आपको किसका फोटो भेज दिया? इसी क्वेश्चन का वर्किंग का। अच्छा हमको लगा आपको एक आपका फोटो भेजा, हमने कौन सा फोटो कहाँ से भेजा? हाँ बोलो भाई। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या गलत है? आ जाएगा इससे तुम्हारा तो। तो मतलब यहाँ पे पी ए पी डी और पी सी फिर क्या लेंगे 1/3? ये तो तुम्हारा ये चार्ज कैसे कर रहे हो तुम, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब 31 गुड एंड 4 बैड कैसे कर रहे हो ये? तो क्योंकि मशीन भी 35% गुड प्रोड्यूस करता है, अगर मान ले कि 100 गुड प्रोड्यूस हुआ है तो बी 35 में प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से 4 डिफेक्टिव होगा, तो 31 अच्छा होगा, 4 खराब होगा। चार कैसे? वो तो परसेंट है उसका। अगर मान ले कि टोटल गुड 100 है। हाँ ठीक है, तो ये 25 आइटम, वो 25 का 5% खराब है ना, 35 का 4% खराब है। अच्छा अच्छा समझा? ठीक है ठीक है। प्लीज कॉपी करो इसको, ये मेथड कॉपी करो प्लीज। अगला प्रॉब्लम कौन सा है? देयर आर 3 बैग्स नाउ, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, प्लीज वर्क इट आउट। इसके अंदर में 3 बैग्स है आपके पास, बैग 1 बैग 2 बैग 3। हाँ अंश वही है, बैग ही है वो। कौन देखा है तुम कभी? भूल कर लेना। इसमें बैग 1, बैग 2, बैग 3, इसमें आपके पास है 2 वाइट 3 ब्लैक, इसके पास है 4 वाइट और 1 ब्लैक, इसके पास है 3 ठो वाइट 2 ठो ब्लैक, ये 3 अलग अलग केसेस आपके पास, तीनों का 1/3 चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ white ball drawn given that you are in bag 1 is 2/5. Probability of white ball given that you are in bag 2 is 4/5. Probability that you are in white ball given that you are in third bag is going to be 3/5. We require the probability of the ball being white. It is going to be first make the choice of the bag, then the white ball, second bag into the white ball, third bag into the white. So first का चांस जो होगा आपका ये वाला फर्स्ट टर्म का 1/3, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक दिया है ना इसका भी? सभी का दो। वन थर्ड बाहर के नीचे 5 LCM 2 + 4 + 3 which is 5 is 3/5 आंसर, 3/5 is the answer. ये एक बहुत बढ़िया था। I want everyone to copy this question and then try doing it.
So in total you have 2 n plus 1 coins, of which there are n coins which are head on both the sides. शोले वाले coins है, दोनों तरफ हेड लिखा हुआ है इसके, और कुछ coins है इसके पास जो बच गए, उसमें एक तरफ हेड एक तरफ टेल लिखा हुआ है. रेस्ट आर फेयर. फेयर का मतलब ये हुआ कि एक तरफ हेड एक तरफ, जो नॉर्मली आपके पॉकेट में जो coin है वही वाला, और जो ऊपर में coins पहले बोले हुए n coins वो हेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हेड लिखा है. तो जब आप coin फेंकते हो तो आपको हेड आने का चांस ऑब्वियसली 1 होता है, राइट. दो टाइप के coins है, तो आप जब बैग में घुसते हो पहला चांस आपके पास है, इधर यू गेट होल्ड ऑफ अ बायस्ड coin, बी ए आई होगा, बी ए आई होगा क्या, इधर यू गेट होल्ड ऑफ अ बायस्ड और अनबायस्ड coin, दोनों में से कुछ एक. बायस्ड coin सेलेक्ट होने का चांस क्या होगा जरा बताना मेरे को. बायस्ड coin सेलेक्ट होने का चांस क्या होगा, इसको हम बी और यू लिख रहे हैं. सो बायस का मतलब है हेडेड वाला coin, अनबायस्ड मतलब है हेड टेल वाला coin, ठीक है ना. So, आप बताओ मेरे को बायस्ड coin में हेड होने का चांस इज इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड coin कितना बोलिए, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ बायस्ड coin इज इक्वल टू व्हाट. So how many biased coins do we have, Darshil? N. इसका आंसर है n by n plus 1. Probability of unbiased coin is equal to n plus 1 by 2 n plus 1. समझे, सब समझा ना. क्योंकि टोटल coins कितने, आप देखो आपके ये हो गए biased, और unbiased वाले ऑब्वियसली हो जाएंगे 2 n plus 1 minus n which is n plus 1 coins. अब आप बताओ मेरे को probability of head given you are unbiased coin. Unbiased coin मतलब, अच्छा biased coin, सॉरी, biased coin मतलब दो तरफ head लिखा है. So आपका probability of getting head will be obviously 1. Probability of getting a head given you are an unbiased coin will be half. अब जो further आप लिख पाएंगे वो ये होगा, probability of head is equal to, head होने का probability क्या था, कैसे देते हैं. हेड आने का पहले आपको कॉइन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बायस सेलेक्ट करोगे या फिर अनबायस. बायस करते हो तो हेड गिवन बायस, प्लस अनबायस करते हो तो हेड गिवन अनबायस. ये तो होगा ना, फॉर्मूला ही बोलता है, बायस इनटू हेड गिवन बायस एंड सो ऑन. सबका वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे. तो आपको क्या वैल्यू डलेगा बताओ जरा बायस का. बायस कॉइन का बनेगा n बाई 2n plus 1 इंटू हेड गिवन बायस इज 1 इंटू प्लस दिस इज n plus 1 बाई 2n plus 1 इंटू हाफ. इन दोनों का एलसीएम आ गया 2n plus 1 इंटू 2, ऊपर में आएगा 2n प्लस n plus 1, ऊपर में आ गया 3n plus 1 बाई 4n, प्लस इसका वैल्यू अपने को 31 बाई 42 दिया हुआ है. अगर आप सॉल्व करोगे इससे n का वैल्यू 10 आएगा. है क्या n का वैल्यू 10, आई थिंक सो. हमको बट n चाहिए, और साथ में इस क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट होता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइंस इन द बैग. सो लोग n निकाल के बड़ा खुशी खुशी वापस आ जाते हैं, बट नंबर ऑफ कॉइंस टोटल कितने अपने n plus 1 2n plus 1 दैट इज टोटल कॉइंस. ये सब होगा, कुछ ज्यादा नहीं है. फ्रेश हम अगले दिन ही करेंगे, फ्रेश होगा, भूल जाओगे तो हमको लगता है सब. सैटरडे को शाम में कर सकते हैं क्लास, कितना कंफर्टेबल हो. शाम एक्चुअली फ्री है, तो सुबह बिजी है. फिर ये तो आगे 21 आ गया होगा इसका आंसर. चलो नेक्स्ट वाला देखो प्लीज. तो पर्सन हैज टेकन अंडर कंस्ट्रक्शन जॉब. द कंस्ट्रक्शन जॉब इज सच, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन है. द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक. समझ, टेंशन हो गया ना. सो काम लेके स्ट्राइक हो जाएगा वर्कर का, पैसा बढ़ाओ. ये तो काम बीच में अटका देंगे, पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कोई कुछ तो करना पड़ेगा. चलो 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.32 दैट विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक. ऑन टाइम मतलब एक डेट प्लान किया, मेरे को बोला है कि 2027 को कि आपका जो काम है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग बन रही है, वो हम आपको डिलीवर कर देंगे. अब हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया गिवन द पास्ट अकरेंसेस, 0.8 चांस है कि कंप्लीटेड ऑन टाइम होगा इफ देयर इज नो स्ट्राइक, और 0.32 अगर स्ट्राइक हो जाए तो आपको निकालने बोला डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. टाइमली खत्म हो जाए ये आपको निकालने क्या करेंगे अप्रोच इसके अंदर. क्या बोलो, और स्ट्राइक होगा इसका चांस क्या है 0.65, एंड स्ट्राइक नहीं हो इसका प्रोबेबिलिटी क्या 0.35. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम गिवन स्ट्राइक हो जाए, इसका आंसर कितना दिया हुआ 0.32. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन टाइम वर्क हो जाए गिवन स्ट्राइक नहीं हुआ, ठीक है ना. मेरे को निकालना है ऑन टाइम खत्म हो जाए इसका प्रोबेबिलिटी. सो ऑन टाइम होने का चांस दो चीजों से है, या तो स्ट्राइक हुआ है या तो स्ट्राइक नहीं हुआ है. ये इवेंट लिखना जरूरी है, तस्वीर लिखा है ऑन टाइम इवेंट, ये लिखना जरूरी है. ये नहीं लिखे तो मार्क्स नहीं है. ये लिखना, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन किए, अब नोटिस करो, जब हम ये दो इवेंट्स लिखते हैं, एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स लिखे हैं. फर्स्ट का बात कर लो, बॉल का बात कर लो, दो अलग अलग बैग्स का बात कर लो, राइट. सबके वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे, राइट. वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग स्ट्राइक पे है भी और नहीं भी है, या स्ट्राइक पे है या तो नहीं है. एक्सक्लूसिव इसलिए होगा, एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि इन दो पॉसिबिलिटीज को छोड़कर कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं है. चलो इसको डाल दिया 0.65 इंटू कितना 0.32 इंटू प्लस इसका इंटू, क्या आंसर आएगा 488. ये 0.488 तो ऐसे केसेस में कैलकुलेटर के बिना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ज्यादा डेसिमल हो जाता है. अच्छा एक काम करिएगा, ये प्रॉब्लम को ना ग्रुप पे डाल दो प्लीज. आज के लिए और कुछ नहीं करेंगे हम लोग, छुट्टी करते हैं. ये नीचे वाला क्वेश्चन प्लीज ग्रुप पे चले जाए. ये क्वेश्चन सभी का अटकेगा, आगे बोलो. ये क्वेश्चन पक्का अटकेगा, मेरे से नेक्स्ट क्लास प्लीज पूछ लेना अगर तुम्हारा अटकता है तो. हो जाए तो बहुत ही बढ़िया. इसको ग्रुप पे डाल देना कनेक्ट. बेस पे खत्म हो गया था टोटल प्रोबेबिलिटी. अगले दिन बेस पे उसके बाद रैंडम वेरिएबल. सी यू, बाय बाय.